न्यूज रूम पोस्ट के इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं गंगेश कुमार ठाकुर। आज आपको कोरोना के इस काल में, जब पूरी महामारी फैली हुई है, लोग इससे त्रस्त हैं, पूरी दुनिया इसके कहर से बच नहीं पा रही है, ऐसे में आयुर्वेद कितना इसको लेकर जो है मायने रखता है, आयुर्वेद की पद्धति से कितना इसमें फ़ायदा मिल सकता है, हम बात करेंगे डॉक्टर कुलदीप सिंह सोहेल से, जो आयुर्वेदाचार्य हैं। पिछले 30 साल से आयुर्वेद पर अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। तो वो किस तरह से इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कोरोना को लेकर कैसी उनकी जो है सोच है कि इस बीमारी से कैसे आयुर्वेद के जरिए लड़ा जा सकता है, क्या बेहतर विकल्प है आयुर्वेद के पास, इस सब पर उनसे जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है न्यूज रूम के इस मंच पर। मुझे 2-3 चीज़ें आपसे जाननी है जो मुझे लग रहा है कि जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप कहते हैं कि आयुर्वेद में 3 तरह की पद्धतियाँ होती हैं, और उससे भी ज़्यादा मुझे जैसा लगता है कि त्रिदोष कहते हैं आप लोग उसको। तो ये कौन से दोष में आता है? ये जो कोरोना आपके यहाँ संक्रमित है, ये कैसा दोष है? अगर हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार देखें तो इसमें तीनों ही दोष प्रकोपित हुए हैं। सन्निपातस व्याधि के अंदर जो है इस रोग को रखा जा सकता है। तो इसमें तीनों ही दोष विशेष रूप से कुपित हो जाते हैं। आसान काम नहीं रहता, वो एक बहुत मुश्किल काम होता है जिसके अंदर के किस रोगी के अंदर कौन सा दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस बढ़े हुए दोष को कम करते हुए बाकी दोनों दोषों की भी चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे जिस तरह की सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है, उसमें लोग जो है लगातार रिसर्च पे रिसर्च किया जा रहा है। WHO से लेकर दुनिया के जितने बड़े डॉक्टर हैं वो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या आयुर्वेद के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है, या आयुर्वेद किस पर जो है इस पर रिसर्च चल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें सोची जा रही हैं, ऐसा कुछ है इससे निपटने के लिए? आयुर्वेद ही नहीं बल्कि समस्त संसार के अंदर जो हमारे पास सबसे बड़ा सशक्त शस्त्र है वो हमारा शरीर ही है। हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता है कि वो किसी भी तरह की व्याधि से लड़ने के लिए जो है अपने आप को सक्षम कर पाता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी और सारी दुनिया के जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर जो है जोर दे रही हैं, या वैक्सीन बनाने के ऊपर जोर दे रही हैं। तो वैक्सीन भी वो तभी बनाई जा सकती है जब शरीर हमारा साथ देता है जो है। तो शरीर के अंदर वो पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे औषधियाँ, कुछ ऐसे उपाय हैं कि जिनको अगर हम पालन करें तो हमारी ये प्राण शक्ति, ओज शक्ति और शरीर की जो तेज शक्ति है, ये बढ़ने से जो है, अब ये तीनों अगर शक्तियाँ शरीर की बढ़ी हुई हैं, ओज, तेज और प्राण, तो कोई भी प्राणी, कोई भी शरीर जो है सशक्त है। और रोगी के अंदर भी जो हम इन तीनों चीज़ों को बढ़ा देते हैं, वो स्वस्थ हो जाता है। वो किसी भी बीमारी से भले ही क्यों ना लड़ रहा हो जाए। तो इनको बढ़ाने के लिए सिंपल साधारण से कुछ नियम है, उनका अगर हम पालन करें तो ये इसका हमें लाभ मिल सकता है। आप मतलब बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी, जिसको अभी कहा जा रहा है इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर के अंदर होता है लोगों के, कि उससे कैसे फाइट किया जाए। अगर कोई महामारी हो या कोई भी बीमारी किसी के अंदर आ रही है शरीर में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो लड़ने में मदद करती है। तो आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके जरिए उसको बेहतर बनाया जा सकता है? तो जहाँ पर हम ओज की अगर बात करते हैं, तो ओज क्या होता है? हमारे शरीर की समस्त सशक्त धातुओं का सार है। तो ओज को बढ़ाने का सबसे सिंपल उपाय है कि हमें 8-10 बादाम भिगो लें और उनका छिलका उतार कर उसके अंदर 4-5 छोटी इलायची, थोड़ा केसर, थोड़ी सौंफ और काली सफ़ेद मिर्च, इसके साथ ही थोड़ा सा गाय का घी, इनको ब्लेंड कर लें दूध के अंदर मिलाकर, और इसको अगर हम सेवन करें तो हमारे शरीर की ओज शक्ति बढ़ती है। इसी तरह हमें प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए जो है, तो बहुत सिंपल सा उपाय है। पिपली नाम सुना होगा, जिसे कि मग भी बोलते हैं, पीपर भी बोलते हैं। उसका चूर्ण, उसको अगर हम शहद के साथ सेवन करें दिन में 2 बार, तो हमारे शरीर की प्राण शक्ति, ये प्राण ही एक ऐसा शक्ति है कि जिससे सारे शरीर के अंग जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर ये प्राण शक्ति क्षीण हो जाए तो शरीर जो है नष्ट होने लग जाता है।
और प्राण शक्ति का आश्रय फेफड़े हैं। इसमें फेफड़े ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो इसी पिपली से चूर्ण से ही एक विशेष औषध बनाई जाती है, उसका नाम है 64 प्रैरी पीपल, जो कि इमीडिएटली आपके शरीर के प्राणों को बल देगी। जैसे ही आप उसे सेवन करेंगे आपको तुरंत उसका असर महसूस होगा। 64 प्रैरी पीपल का मतलब है कि उस पीपल को 8 दिन तक कंटिन्यूस उसकी घुटाई होती है, तो वो उसमें वो पेपर जो है नैनो पार्टिकल्स के अंदर आ जाते हैं। तो जितने नैनो पार्टिकल के अंदर वो वस्तु होगी वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसी तरह तेज बढ़ाने के लिए, तेज से हमारे शरीर का तापमान रहता है, शरीर की पाचक शक्ति बढ़ती है। तो बहुत सिंपल सा उपाय है उसके लिए भी। अदरक जिसको कि वेदों के अंदर विश्व भेषज कहा गया है, उस अदरक के ऊपर थोड़ा सा छोटे टुकड़े लेकर उसके ऊपर नमक और नींबू का रस अगर डालें और उसको हम आधे घंटे पहले या थोड़ी देर पहले चूस लें, तो वो हमारे तेज को, पाचक अग्नि को बढ़ाती है। और इसको हम इसी तरह से अदरक और नमक और नींबू का थोड़ा धूप में सुखा कर रख सकते हैं और बाद में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो उससे हमारी जो तेज की शक्ति बढ़ती है। तो ये ओज, तेज और प्राण, ये तीनों शक्ति का सम्मिलित रूप ही इम्यूनिटी है। अगर ये तीनों सशक्त हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है बहुत बड़ी हुई है। तो ये 3 सिंपल उपाय से साधारणतः सब लोग प्रयोग किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो साधारण औषधि हैं, जो सुलभ हैं, उसमें गिलोय को संशमनी वटी जो है, और साथ में एक सुदर्शन घनवटी, और इसी के साथ लक्ष्मी विलास रस। तो ये 3 टैबलेट जो है, इसके लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छी जो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, इस पर्टिकुलरली इस रोग के प्रति जो है उत्पन्न करेगी। डॉक्टर साहब, मोस्टली आयुर्वेद में ये देखा जाता है कि हम नाड़ी के जरिए, नाड़ी से ही रोग का और रोगी का दोनों की स्थिति का अनुमान, अंदाजा उसी से लगाते हैं। ऐसे में अगर कोरोना के मरीज, क्योंकि ये सामान्य फ्लू का भी मौसम है, इस टाइम पे सामान्य फ्लू भी जो है बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि मौसम अचानक से बदला हुआ होता है। मार्च और अप्रैल का ये महीना जो होता है, ऐसे में लोगों के अंदर जो है जिस तरह के परिवेश से वो बाहर निकले होते हैं, ठंड के मौसम से सीधे गर्मी के मौसम में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो फ्लू जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। अगर कोरोना के मरीज आ जाएं, आयुर्वेद कैसे उसको डिटेक्ट कर पाएगा कि ये कोरोना सिम्टमेटिक मरीज है और ये नॉर्मल फ्लू के मरीज है? कुछ तो होगा ऐसा। जो नाड़ी परीक्षा है वो आयुर्वेद की अष्टविध परीक्षाओं में से एक परीक्षा है, मतलब परीक्षा का 8वां अंग है जो। तो उस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि वात, पित्त, कफ के नाड़ी, जो कि हमारी तर्जनी के मध्यमा और जो नाड़ी जैसे हम परीक्षा करते हैं, तो तीनों ही जो है बहुत ही अस्वाभाविक गति से जो है वो अपना जो है उनका चलन हो रहा होगा जो। तो उसको देखकर और साथ में नाड़ी परीक्षा के साथ ही देखना उसको जो है वो भी उसके अंदर है। रोगी को देखने से, उसको सुनने से जो है, प्रश्न पूछने से जो है, ये भी उसके अंग हैं जो परीक्षा करने के। तो इन सब के सम्मिलित रूप से जो है वो डिटेक्शन हो जाती है कि इसको इस संस्थान की व्याधि है। लेकिन पर्टिकुलरली ये डायग्नोस कर देना कि ये कोरोना है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आयुर्वेद के लिए अभी थोड़ा सा ये मुश्किल है, बिना अगर रिपोर्ट्स उस तरह की जनरेटेड नहीं हो तो। हाँ, लेकिन जो कोरोना पेशेंट्स हैं उसके अंदर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं कि उसके अंदर ड्राई कफ हो जाता है, उसके अंदर कफ का एक्यूमुलेशन उसके फेफड़ों के अंदर हो जाता है, उसे बुखार होने लगता है, शरीर की प्राण शक्ति कम हो जाती है। तो इन लक्षणों से जो है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर नोमेनक्लेचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ ये कि दोष की किस मात्रा में और कौन से दोष प्रकोपित हुए हैं, उस प्रकोपित दोषों के अनुरूप ही उसकी चिकित्सा का विधान है। मैं अभी देख रहा था कि आयुष मंत्रालय जो है अभी लगातार आयुष की तरफ जो है, मतलब आयुर्वेदा की तरफ बहुत फोकस कर रहा है लगातार, और प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं। वो हर जब से ये शुरू हुआ है लॉकडाउन के बाद से, जितनी भी बार वो टीवी पर या कहीं भी आए हैं सामने जनता के को संबोधित करने, तो वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि आप काढ़ा लें। आखिर ये काढ़ा क्या?
क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि वो आयुर्वेदा से जोड़कर चीज़ें जैसे तुलसी है, गिलोय है, नीम है, ऐसी चीज़ों का सेवन करने के लिए कह रहे हैं। तो आखिर ये आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा काढ़ा है जिसके बारे में वो हमेशा बात कर रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ें हो? काढ़े का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भी कोई चीज़ों को हमने दूध को ले लिया और उसे लगातार हम गर्म किए जा रहे हैं, एक उसे उबाल आया लेकिन उबाल आने के बाद भी उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसका मतलब काढ़ रहे हैं, उसको काढ़ा कर रहे हैं। तो जब हम औषधियों को, आयुर्वेदिक औषधियों को, तो आयुर्वेद में औषधियाँ क्या है, तुलसी भी औषधि है, गिलोय भी औषधि है, दालचीनी औषधि है, ये मसालों के रूप में औषधियाँ भी हैं जो है। तो जो सामान्य घर में प्रयोग की जाती हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तो इन सब को जैसे हम चाय बनाते हैं, तो उसी तरह इन सब पदार्थों को लेकर जब उबाला जाता है, थोड़ी लंबे समय तक उबालें, तो वो काढ़ा के रूप में जो आ जाती हैं। तो उसको जब हम सेवन करते हैं तो उनके औषधीय गुण जो है वो शरीर में अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये सामान्य रूप से जो है ना, तुलसी का विशेष प्रयोग है उसके अंदर। अब ये हमारी परंपरा के अंदर पंचामृत लेने का विधान है। तो पंच अमृत, इन सब के अंदर, दूध में, दही के अंदर, शहद के अंदर, अमृत, तुलसी के अंदर जो है अमृत के प्रभाव, अमृत मतलब कि जो शरीर को मृत अवस्था से भी जो है जीवित अवस्था में ले आए। वो कब आएगी? जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अगर कोई पंचामृत का सेवन करता है नित्य प्रति, पहले क्या था, हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे, उन्होंने सारी पद्धतियों को एक सामान्य जीवनचर्या में डाल दिया कि आप उसको जब उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे सपोज हम मंदिर जाने का प्रोसेस होता था कि बाहर आपके जो है ना, जब मंदिर जाएंगे तो पैर आपके जो है चरण पहले गीले धोने पड़ेंगे जो है, फिर आप जाते हैं तो ऊपर घंटी बजाते हैं जो है। तो घंटियों की भी अलग अलग हाइट है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो जो आपकी उंगली से जो जिसकी घंटी टच करती है उससे घंटी बजाते हैं, और घंटी बजाते वक्त हम उचकते भी हैं, पंजों के बल होकर फिर उचकते हैं। उसके बाद हम परिक्रमा करते हैं। जो परिक्रमा करके सब जब हम आते हैं तो पंडित जी हमें पंचामृत देते हैं जो है। अब इसमें क्या हुआ कि जब हम मंदिर में प्रवेश किए तो जब हमने पैर हमारे गीले हो गए, गीले होने से क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग हो गया उसके अंदर, और जब हमने जब घंटी बजाई तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। तो वो इंड्यूस्ड करंट कौन सा करंट है कि जैसे हम कभी देखा होगा स्वेटर उतारते तो चिट चिट की आवाज़ चिंगारियाँ से निकलती है। वो इंड्यूस्ड करंट जो है हमारे ब्रेन को एकदम से अलर्ट कर देता है, और यही करंट है जो कि हम मेंटली रिटार्टेड पर्सन्स को इलेक्ट्रिक शॉक जो दिए जाते हैं। तो वो जब जैसे ही हमने घंटे को हाथ लगाया तो वो करंट जो उस घंटी के अंदर संग्रहित था वो और हमारी उंगली से होकर पृथ्वी में चला गया। तो तुरंत ही जो है ना हमारी बॉडी एकदम, नर्वस सिस्टम हमारा अलर्ट हो गया जो है ना, रिफ्रेश हो गया जो है। उसके बाद जब हमने प्रसाद ग्रहण किया तो उसमें हम उन पांचों चीज़ों के अलग अलग गुण हैं जो अमृतदायी हैं जो है ना, तो वो लेने से जो है हमारे अंदर अन्न के रूप में वो जो है वो सात्विक गुणों का जो है फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये नेचुरली है। और गांव घर के अंदर गाय से का प्रयोग होता था, गाय के गोबर का। तो अभी भी होता है। सर्च है, रिसर्च है कि भी वहाँ पर रेडिएशन का प्रभाव नहीं होता, कीड़े मकोड़ों का प्रभाव नहीं होता, तो उनसे स्वाभाविक रूप से ही हम बचे रहें। तो वो सारे उन्होंने हमारी कार्य पद्धति जो है ना, कि हमें सोना कौन सी दिशा में चाहिए जो है, क्यों सोना चाहिए जो है, तो वो रूढ़िवादी नहीं है वो, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा सूक्ष्म विज्ञान छुपा हुआ है। आयुर्वेद के हिसाब से उसमें एक लॉजिक है। तो काढ़े के अंदर भी यही सब मैं अभी एक और देख रहा था, अभी मुझे एक चीज़ और देखने के लिए मिली। एक मेडिसिन है फीफाट्रोल करके, फीफाट्रोल डेंगू की मेडिसिन है जो आयुर्वेदा बनाती है। उस मेडिसिन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में, कह रहे हैं कि फीफाट्रोल से जो है कोरोना के मरीज ठीक हो सकते हैं। उस पर रिसर्च किया जा रहा है WHO। ऐसा क्या है उस मेडिसिन में, या फीफाट्रोल में ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऑइंटमेंट से लग रहा है कि ये वायरस जो है उसको भी खत्म किया जा सकता है? देखो ऐसा है कि ये किसी कंपनी की बनाई हुई अपनी मेडिसिन है,
लेकिन जो बेसिक सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत क्या है कि जो जो भी औषधि प्रतिशाय के लिए, जिसको प्रतिशाय जिसे जुकाम कहते हैं, उसके लिए प्रयोग की जाती हैं, जो भी औषधियाँ लीवर के डिजीज़ में प्रयोग की जाती हैं, वो सारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली होती हैं। तो उसके अंदर जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है ना, वो कटोरस प्रधान है, कुनीन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था, सुदर्शन सिंकोना को लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं, जो मलेरिया में जिसको कुनैन कहते हैं हम लोग, आयुर्वेदा में कुनैन कहते हैं, होम्योपैथ उसको सिंकोना कहता है। उस मेडिसिन को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं कि उसका भी रिसर्च जो है जारी हो गया है। कह रहे हैं कि उसको जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी सिंकोना, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कुनैन के बारे में मतलब वो होता है, शोध होता है, तो वहाँ से उसको मंगवाया जाए, या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उसकी दवाइयाँ तैयार होती है कुनैन से। तो आखिर इन चीज़ों का इससे क्या मतलब है, मैं ये जानना चाह रहा था। ये सीधा सा वो है, क्योंकि ये जो है औषधियाँ पहले से ही मलेरियल फीवर के लिए प्रयोग होती रही हैं, डेंगू फीवर के अंदर प्रयोग होती रही हैं, तो वो सारे वायरल इन्फेक्शन है। तो जो भी औषधि वायरल इन्फेक्शन के, वायरल डिजीज में प्रयोग होती हैं, उन सब का प्रयोग इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये कोई नया वो नहीं है, ये पुरानी ही चीज़ है, लेकिन हमारे उस सामने जो अब अवस्था, ये वो अवस्था नहीं है कोरोना फीवर की, तो उसमें इन सब चीज़ों का जो है ना प्रयोग किया जा सकता है जो है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप सिंह सोहल। हमें बताया इन्होंने कि आयुर्वेद के जरिए हम कैसे बेहतर तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, जो WHO भी कह रही है कि अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम। एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब जरूर। कि एक तो शरीर के अंदर जब हमारे एसिड तत्व बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर रोगों के प्रति बहुत जल्दी ग्राह्य हो जाता है। तो नित्य प्रति हमारे शरीर से एसिड तत्व जो बढ़ा हुआ है वो दूर हो जाए, उसके लिए एक सिंपल उपाय है कि किसी जग के अंदर रात को 1-2 खीरा काट कर रख लें, और उसके अंदर एक नींबू का रस भी डाल लें, और सुबह जो है उस जग के पानी का अगर हम सेवन करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो एसिडीय तत्व हैं वो उससे क्षारीय तत्व के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। एक तो वो प्रयोग करना चाहिए। दूसरा कि शरीर के साथ हमारा मन भी शांत और स्वस्थ रहना चाहिए, तो उसके लिए सहजता से डीप ब्रीथ लेना। और ये जो हमारा एक मर्म है, अधिपति मर्म, सिर का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहाँ पर देखा होगा छोटे बच्चों का सिर पे धड़कन भी होती है, उस पॉइंट पर उसे अधिपति मर्म बोलते हैं, कि उसके ऊपर अगर थोड़ा हम घी की मसाज करें तो वो शरीर के लिए बहुत ही शांतिदायक, उससे मन शांत हो जाएगा। तो ये 2 उपाय जो है अवश्य करने चाहिए। डीप गहरा सांस लेना, खीरे और नींबू का पानी लेना, और ये मस्तिष्क की और पैर के तलवों की मसाज करना। तो डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन आपने एक चीज़ बता दी। तो आयुर्वेद के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर आपकी इम्यूनिटी, और मैं नहीं, ये WHO के रिसर्च में भी ये कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कोरोना का इफेक्ट उनके ऊपर थोड़ा कम हो रहा है। हालांकि वो भी रोग से जो है ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो ऐसे में हमारा फोकस जो होना चाहिए वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होना चाहिए। डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि हम इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करें, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, इन विधियों का इस्तेमाल कीजिए। ये घरेलू नुस्खे भी हैं और आयुर्वेद के चमत्कारिक तरीके भी हैं, जिनके जरिए जो है लोगों को बेहतर और स्वस्थ किया जाता है। तो आगे हम डॉक्टर साहब से और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब।